हेलो क्लास, चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ स्प्रिंग को। मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए, आज आप लोगों के लिए पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले होमवर्क बता रहा हूं। आपने देखा होगा आपकी पीडीएफ फाइल में ये कुछ वर्ड्स और उनके सामने ही उनके मीनिंग्स दिए रखे हैं। ऑलमोस्ट आपके 70 वर्ड्स हैं, ठीक है ना। आपको इनको याद करना है, साथ ही साथ हर एक वर्ड का, है ना, एक सेंटेंस बनाना है। टोटल 70 वर्ड्स है। अगर कोई दिक्कत जाती है, ठीक है ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स या जो भी डिफिकल्टीज होंगी उनको दूर करूंगा, ठीक है ना। याद रहे 70 वर्ड्स है और सबको ट्राई करना है, सबको बनाना है। चाहे सही गलत की बात नहीं है, लेकिन ट्राई सब लोग करेंगे और कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा। आपस में शेयर मत करिएगा अपने आंसर्स को, ठीक है ना। कैसे करना है, व्हाट्सएप में आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कैसे आपको ये सेंड करने हैं, क्योंकि ये वीडियोस जो रहते हैं मैं पहले बनाता हूँ, तो इस वजह से वीडियो में नहीं बता पाता हूँ। चलिए, समरी को हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ स्प्रिंग की। होमवर्क तो बता ही दिए, अब समरी पे आते हैं। क्या है, जैसा कि हमने पहली पार्ट 1 पार्ट 2, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, द ऑथर मीट साहेब द रैग पिकर। चलिए, the author sees Sahib every day searching for gold in the garbage dumps on her neighborhood. Sahib and his family hails from Bangladesh. His family left Bangladesh as their fields and homes had been swept away due to flooding caused by storms. They came to India in the hope of finding a better life. The author asks Sahib why he does rag picking and doesn't go to school. To this, he replies that there is no school in his neighborhood, and if a school is built, then he would definitely go there. The author jokingly promises to open a school. This promise was like many promises which are made to poor children like him, never to be filled. The author is embarrassed when Sahib walks up to her one day to know if the school she had promised to open had been built. चलिए, ऑथर की मुलाकात साहिब से कैसे होती है और क्या बातचीत होती है उसके बारे में है ये पैराग्राफ। ऑथर जो है साहिब को रोजाना देखती है, जो कि गार्बेज डंप में यानी कचड़े के ढेर पे, जो कि उसके नेबरहुड पड़ोस में ही रहता है। जो उसके पड़ोस में, नेबरहुड माने क्या होता है, पड़ोस में। पड़ोस में जो गार्बेज डंप, कूड़े का ढेर जो पड़ा हुआ है, वहां पे साहिब रोज आता है इन सर्च ऑफ गोल्ड। यानी यहाँ पे गोल्ड मतलब एक्चुअल गोल्ड नहीं, अपनी काम की चीजें ढूंढने के लिए। साहिब और उसकी फैमिली बांग्लादेश से आए थे। उसकी फैमिली को बांग्लादेश में अपना खेत, अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण सब कुछ बह गया था। फ्लड मींस जो तूफान आया था, जो बाढ़ आया था, तूफान के कारण जो बाढ़ आया था, इस कारण उनका पूरा खेत, पूरा घर, सब कुछ बह गया था, स्वेप्ट अवे हो गया था, बह गया था। इसीलिए वो इंडिया आए थे फॉर बेटर लाइफ, मींस एक अच्छे जीवन के लिए के उम्मीद में वो इंडिया आते हैं। जो ऑथर है साहिब से वो पूछती भी है कि वो रैग पिकिंग क्यों करता है, कचड़े क्यों उठाता है और स्कूल क्यों नहीं जाता। टू दिस, इस पर वो रिप्लाई करता है, वो उत्तर देता है कि उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, और अगर कोई स्कूल होगा तो वो जरूर, डेफिनेटली वो वहां जाएगा। ऑथर जोकिंगली मींस मजाक के रूप में प्रॉमिस कर देती है, वादा कर देती है कि वो स्कूल खोलेगी। लेकिन ये प्रॉमिस ठीक वही प्रॉमिस वो होता है जो हम गरीब बच्चों से करते हैं, जिसका केवल ऐसे मजाक में या हल्के या उनका मन बहलाने के लिए कर देते हैं, लेकिन कभी उन प्रॉमिस को फिल्ड नहीं किया जाता है, कभी पूरा नहीं किया जाता है। ऑथर काफी एम्बैरेस्ड भी हो जाती है, काफी शर्मिंदा भी हो जाती है। एम्बैरेस माने क्या होता है, शर्मिंदा। मींस वो काफी शर्मिंदा कब होती है, जब साहिब उससे पूछता है एक दिन कि वो जो स्कूल वो खोलने का वादा किया था क्या वो बन गया है। तब ऑथर को रियलाइज होता है
कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है और इसी वजह से एम्बैरस होती है। गलती ये नहीं मींस कि उसने एक ऐसा वादा किया जो वो कभी पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन बच्चे को के हिसाब से उसने वादा किया तो जरूर वो स्कूल खुलेगा और एक ना एक दिन वो स्कूल जाएगा। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा कि किस तरह से क्यों फैमिली उनकी आई थी साहिब की बाढ़ के कारण, कहां से आई थी, बांग्लादेश से, क्यों आई थी बेटर लाइफ के लिए सॉरी, साहिब क्यों वहां पे कचड़े के गार्बेज डम में क्या करता है, खजाना मींस गोल्ड मींस जो अपनी नेसेसिटी मींस जो नेसेसरी थिंग्स है, जो अपनी जो उसकी नेसेसिटी को पूरा कर सके उसकी खोज में आता है। और ऑथर क्यों एम्बैरेस हो जाती है, क्योंकि उसने जोकिंगली एक प्रॉमिस कर दिया होता है कि वो एक स्कूल खोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब साहिब उससे पूछता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने इस तरह की बात कहकर मींस कितना बड़ा मींस इसका जो एक ड्रीम है स्कूल जाने का, ठीक है ना, जो कि वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो बार बार उससे पूछेगा और बार बार उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा, तो इसलिए उसे काफी शर्मिंदा भी होना पड़ता है। आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आयरन इन साहिब नेम एंड द मिस्ट्री ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट मींस क्या आयरन मींस क्या आयरनी रहती है, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, आयरनी इन साहिब्स नेम, ठीक है ना, प्लीज उसे अपने करेक्ट कर लीजिएगा, माय मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। आयरनी इन साहिब्स नेम एंड द मिस्ट्री ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट मींस साहिब के नेम में क्या आयरनी रहती है और जो मिस्ट्री रहती है, क्या बात रहती है, मिस्ट्री माने क्या होता है, रहस्य, उसके नंगे पैर रहने का। वन डे द ऑथर आस्क साहिब हिज फुल नेम, एक दिन ऑथर साहिब का फुल नेम पूछती है। She sees irony in the fact that his name is Sahib-e-Alam, which means Lord of the Universe. But he is unaware of it and roams about in the streets with his friends. Most of them do not wear chappals. When the author inquires about the reasons, one says his mother did not bring them down from the shelf. Another says he only wants to wear shoes. While traveling across the country, the author has noticed many people moving barefoot. One explanation for not wearing shoes is that it is a tradition and is not due to lack of money. यहाँ पे L पता नहीं क्यों, सॉरी, lack of money होगा LACK, lack of money. The author wonders if it is only an excuse to hide their grinding poverty. चलिए, साहिब के नाम में आयरनी क्या है और मिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में है। एक दिन क्या होता है, जो ऑथर है साहिब से उसका फुल नेम पूछती है, वो आयरनी देखती है। क्या आयरनी देखती है कि साहिब का जो नाम है वो साहिब आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान रहते कि उसके नाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और वो पूरे स्ट्रीट में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, मींस वो सड़कों की धूल छान रहा होता है जैसे कहना चाहिए, एंड उसका नाम क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम। काफी बच्चों ने तो चप्पल भी नहीं पहनी होती है। जब ऑथर इंक्वायरी मतलब पूछताछ करती है कि रीजंस क्या है, वजह क्या है, तो उनमें से एक कहता है कि उसकी मदर ने शेल्फ से नहीं निकाले, यानी जो ऊपर का खाने हैं, शेल्फ का खाना है उसमें से नहीं निकाले। कुछ कहते हैं उन्हें जूते ही पहनना पसंद है, जब वो कंट्री मीन्स यहाँ से वहां, देश से यहाँ वहां गुजरते हैं। ऑथर जब वो ट्रैवल करती है कंट्री में, मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई कह रहा होता है कि उसके माँ ने उसे नहीं दिए इसलिए नहीं पहना, कोई कहता है कि उसे केवल जूते पहने, मीन्स कहीं ना कहीं वो एक रीजन दे रहे होते हैं, एक वजह दे रहे होते हैं। जब ऑथर ट्रैवल करती है कंट्री मीन्स यहाँ वहां देश जाती है, तो वो हमेशा नोटिस करती है कि लोग जो है नंगे पैर घूमते हैं। वन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट wearing shoes is that it is a tradition and is not due to lack of money. यहाँ पे प्लीज ठीक कर लीजिएगा, LACK, lack of money। एक और एक्सप्लेनेशन ये है देते हैं कि वो काम के एक तरह का ट्रेडिशन है, एक तरह की परंपरा है चप्पल ना पहनने की,
इस वजह से नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी पॉवर्टी को छुपाते हैं और कोई ना कोई बहाना रीजन देते हैं। ऑथर सोच में भी पड़ जाती है कि कहीं ये एक्सक्यूज तो नहीं दे रहे, कहीं ये कोई क्या कहना चाहिए बहाना तो नहीं दे रहे अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी छुपाने के लिए। आई होप आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आए होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। The author pained by the fact that rag pickers are still barefoot. The author remembers a man from Udupi who has who as a young boy would go to the temple where his father was a priest and pray for a pair of shoes. 30 years later, when the author visited his town and the temple, she happened to see the residence of the new priest, which was behind the temple. Some red and white chairs were kept in its courtyard, and a boy was sitting there. He was wearing socks and shoes. The writer was reminded of the boy who prayed that he should never lose his shoes if he gets one. But she is pained by the fact that the rag pickers were still shoeless. चलिए इसको देख लेते हैं। ऑथर काफी पेंट, काफी दर्द हो जाता है कि बच्चे जो हैं, जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरे बीनने वाले बच्चे, वो अभी भी नंगे पांव हैं। बेयरफुट मींस नंगे पांव। ऑथर को याद आता है, रिमेंबर, उसे याद आता है कि उड़ुपी में वो एक यंग बॉय से मिलती है, टेंपल में जाया करता था अपने फादर के साथ, है ना, जहां पे उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे, और वो हमेशा एक जोड़ी जूते के लिए प्रेयर करता रहता था। 30 ईयर लेटर जब ऑथर विजिट करती है टाउन में, हिज टाउन, the temple, she happened to see the residence of the new priest which was behind the temple. तो वो उसी टेम्पल पे जाती है, वहां पे कुछ रेड और कुछ व्हाइट चेयर्स पड़ी होती हैं कोर्टयार्ड, आंगन में, और बॉयज वहां पे बैठे होते हैं, ठीक है ना। वो क्या देखती है कि किन्होंने वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, वो भी देखती है, चेक आउट करती है कि वहां पे बच्चों ने क्या पहना होता है। सॉरी, सॉक्स पहने होते हैं, शूज पहने होते हैं। राइटर को रिमाइंड आ जाता है ऑफ द बॉय हु प्रेड, राइटर को वो बच्चा याद आ जाता है जहां पे क्या कहते हैं, वो बच्चा प्रेयर कर रहा होता है कि वो अपने शूज को कभी लॉस्ट ना करे, अगर उसे मींस लॉस्ट नहीं करेगा, नहीं खोएगा, अगर उसे एक जोड़ी जूता मिल जाएगा। उसे काफी दर्द होता है, उसे फिर वो बात याद आ जाती है कि रैग पिकर्स अभी भी शूलेस है, मींस उनके पास अभी भी जूते नहीं है। यही चीज सोचकर उसके मींस जो हार्ट है वो पेन से फिल्ड हो जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रैग पिकर्स सीमापुरी, चलिए। द ऑथर स्पीक्स ऑफ सीमापुरी, which though literally at the periphery of Delhi is figuratively miles away from it. The place is occupied by squatters from Bangladesh who came here in 1971. They live in mud structures with roofs of tin and tarpaulin. The place has no drainage system or running water. Moreover, than 10,000 rag pickers have been living. यहाँ पे please typing mistake हुई है. EVER, ठीक है ना? 10,000 rag pickers have been living here for the past 30 years. They have no identity, yet they have valid ration cards and their names are on the voters list. Not having any identity does not bother them as long as they have food and don't have to sleep on empty stomachs. They have forgotten the green fields of their country as they were unable to subsist on them. They pitch their tents wherever they find food to survive in Simapuri. They have to pick garbage, which is like gold to them, as it is their means of livelihood. Sahib says sometimes he finds a 10-rupee note or a coin in it. The author realizes that garbage holds a different meaning to both parents and children. For parents, it is the source of their livelihood, providing them with food and shelter. For children, it is wrapped in wonder. तो चलिए
अब सीमापुरी के बारे में जानते हैं। रैग पिकर्स मैंशन सीमापुरी मींस रैग पिकर का इलाका सीमापुरी। जो ऑथर है वो सीमापुरी के बारे में बताती है, जो कि दिल्ली से ही थोड़ी दूर का, लेकिन अगर फिगरेटिवली देखा जाए तो काफी माइल्स अवे है। यहाँ पे बांग्लादेश 1971 में आए थे। वो मड स्ट्रक्चर्स घरों में रहते हैं, यानी मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें टिन और टैरपोलिन की बनी होती हैं। वहां पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सॉरी। और लगभग 10,000 झुग्गी मीन्स कचरा उठाने वाले रैग पिकर्स वहां पे पिछले 30 सालों से रहते हुए आ रहे हैं। उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन उनके पास वैलिड राशन कार्ड भी है और साथ ही साथ उनका नाम वोटर लिस्ट में भी है। आइडेंटिटी ना होना भी उन्हें बॉदर नहीं करता। बॉदर मतलब परेशान, विचलित नहीं करता है, परवाह उसकी बिल्कुल नहीं है। बॉदर मीन्स परेशान होना या परवाह करना, उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्यों? जब तक उनका पेट एम्प्टी स्टमक नहीं है और उनके पास सोने की एक जगह है, ठीक है ना। मींस as long as they have food to fill their empty stomach and a place to sleep, they do not bother whether they have identity or not. Means इन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि जब तक उनका पेट भर रहा है और उनके पास सोने की जगह है, उन्हें और किसी चीज का टेंशन नहीं है। वो अपने ग्रीन फील्ड्स को भूल गए हैं, अपने पूरे इलाकों को भूल गए हैं। अब क्या रहता है कि जहां कहीं उन्हें खाना मिलता है वो अपना टेंट्स को पिच कर लेते हैं, मींस अपना टेंट गाड़ लेते हैं। To survive in सीमापुरी they have to pick garbage which is like gold to them. सीमापुरी में सरवाइव करने के लिए मींस वहां पे रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए इनकी मजबूरी है कि वो गार्बेज को, कचरे को इकट्ठा करे, जिसे वो सोने की तरह समझते हैं। वो एक तरह से लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन का एक साधन है। साहिब को कभी कभार 10 रुपए या एक कॉइन या कुछ ना कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। ऑथर को रियलाइज होता है कि बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज के दो अलग अलग मीनिंग है। फॉर पेरेंट्स इट इज अ सोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर। पेरेंट्स के लिए ये जगह क्या थी? एक सोत्र था, एक सोर्स था। किस चीज का? फूड और शेल्टर का। ठीक है ना। जो गार्बेज क्या है, किस चीज का सोर्स है? फूड और शेल्टर का। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर्स। लेकिन बच्चों के लिए वो एक किसी रोमांच से कम नहीं है, किसी वंडर से, अचंभे से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभार उन्हें पैसे मिल जाते थे या कोई ऐसी चीज जैसे कि साहिब को जो स्पोर्ट शूज मिल जाते हैं, तो हमेशा उनके लिए कुछ एक्साइटिंग रहा करता था। ठीक। तो सीमापुरी का जो क्या कहना वर्ल्ड था, एक जो छोटी सी दुनिया थी, वो इस तरह से किस तरह से थी, ऑथर ने बताया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। An instance of a child desire for a normal childhood means एक चाइल्ड का डिजायर क्या होता है? एक नॉर्मल चाइल्डहुड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, थोड़ी तबीयत इशू है मेरी, तो इस वजह से थोड़ी खांसी। The author next sees an instance of a child's desire for a normal childhood. One morning she sees Sahib outside the neighborhood club watching tennis. He was wearing tennis shoes, which were probably discarded by a rich boy. These shoes mismatched with his faded clothes. Though one of the shoes had a hole in it, it did not bother Sahib. For Sahib, who was walked his whole life barefoot, it is like a dream come true. तो चलिए, ऑथर ने देखा कि मींस ये बताया कि मींस एक बच्चे का डिजायर क्या होता है, एक बच्चे की चाह क्या होती है, उसकी इच्छा क्या होती है, डिजायर। एक नॉर्मल चाइल्डहुड, एक साधारण सा सिंपल सा बचपन। एक मॉर्निंग वो क्या देखती है? साहिब उसके जो नेबरहुड पास में ही, पड़ोस में जो क्लब है, वहां पे टेनिस का गेम देख रहा है। उसने टेनिस शूज भी पहने होते हैं, जो कि जाहिर सी बात है किसी रिच बॉय ने फेंक दिए होते हैं, वो उन्हीं को पहन लेता है। ये शूज जो है वो उस मिसमैच कर, एक तरह से उसके फेडेड क्लोथ, उसके फटे पुराने कपड़ों से मैच नहीं कर रहे होते हैं। साथ ही साथ
एक जूते में छोटा सा होल भी रहता है, छोटा सा छेद भी रहता है, लेकिन साहिब को इस चीज की परवाह, बॉदर मीन्स बिल्कुल नहीं रहता है। साहिब वो लड़का जो पूरे जीवन तक बेयरफुट तक घूमा है, उसके लिए ये सपना एक एक तरह से एक ऐसा सपना जो एकदम से सच हो जाता है कि उसे स्पोर्ट शूज मिल जाते हैं, जो कि हालांकि टॉन्ड होते हैं, जिसमें एक छोटा सा होल होता है, बट फॉर साहिब इट इज अ वेरी बिग थिंग। साहिब के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। आई होप ये आया होगा। आगे करते हैं। साहिब लूजेस हिज फ्रीडम, साहिब अपनी आजादी को कैसे खो देता है। One morning, the author met Sahib when he was walking to the milk booth. He was carrying a steel canister. He told the author that he was now working at a tea stall and was paid 800 rupees and all his meals. He did not look happy. In fact, his face had lost his earlier carefree look. The steel canister seemed heavier than the plastic bag he carried earlier. Sahib felt its burden, for he had lost his freedom. The canister belonged to the owner of the tea stall where he worked now, whereas the plastic bag was his own. In earlier days, at least, he was his own master. साहिब अपनी फ्रीडम कैसे लॉस कर देता है, कैसे खो देता है, लूज कर देता है, इस बारे में हम डिस्कस कर देंगे। एक सुबह ऑथर जब मिल्क बूथ में यानी दूध की दुकान में जाती है, तो वो क्या देखती है कि वो स्टील कैनिस्टर कैरी जा रहा होता है। वो ऑथर को ही टोल्ड द ऑथर, वो ऑथर को बताता है कि वो अब टी स्टॉल में काम करने लगा है और उसे लगभग 800 रुपए मिलते हैं और साथ ही साथ पूरे दिन का भोजन भी फ्री है उसका। लेकिन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। इनफैक्ट अब उसका जो फेस है, उसने जो केयर फ्री लुक होता है, बिना दुनिया की परवाह किए वाला लुक, एक तरह से वो खो चुका है। जो स्टील कनिस्टर है वो उसके प्लास्टिक के बैग से काफी भारी होता है, जो कि वो पहले जो मींस गार्बेज उठाने के लिए जो प्लास्टिक का बैग लेकर चलता था, अब उसकी जगह क्या आ गया, स्टील का कनिस्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा उसके लिए हैवी होता है। साहिब को अब उसका बोझ दिखने लग जाता है और साथ ही साथ उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपनी फ्रीडम लॉस्ट कर दी है। जो कनिस्टर था वो किसको बिलोंग करता है, किसका होता है, टी स्टॉलर का, जिसके लिए वो काम किया करता था। जबकि प्लास्टिक बैग जो था वो उसका खुद का था। अर्ली डेज में मीन शुरुआती दिनों में वो अपना खुद का मालिक था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब वो एक तरह से स्लेव हो गया था टी स्टॉलर का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मुकेश पे आते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार पार्ट 2, जैसे हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता था। Here begins the second story. अब सेकेंड स्टोरी स्टार्ट होती है। इन फिरोजाबाद द ऑथर comes across Mukesh, a child laborer in a glass factory who wishes to be a motor mechanic. The author wants to know if he has any knowledge about cars. He says he will learn to drive a car. Mukesh belongs to a family which is engaged in bangle making. Like many other families there, Firozabad is the hub of India's glass blowing industry, where generation after generation has been involved in this business. अब सेकेंड स्टोरी पे आते हैं। जो ऑथर की मुलाकात मुकेश से होती है, जो कि एक चाइल्ड लेबरर रहता है, बाल मजदूर रहता है, जो कि ग्लास फैक्ट्री में काम करता है और जिसका सपना होता है मोटर मैकेनिक बनने का। ऑथर जानना चाहती हैं कि क्या उसे कुछ नॉलेज है कार्स के बारे में, तो वो बताता है ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि वो सीखेगा गाड़ी चलाना। मुकेश ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसका काम होता है बैंगल मेकिंग, यानी चूड़ी बनाने का काम होता है। और फिरोजाबाद में बाकी सारी फैमिलियों की तरह ही उसकी भी वही फैमिली है जो ये काम करते हुए आ रही है। फिरोजाबाद एक तरह से हब है, एक तरह से केंद्र है इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। मींस जो इंडिया का ग्लास इंडस्ट्री है वो उसका सेंटर है फिरोजाबाद, जहां पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करती आ रही है, ग्लास बनाने का, कांच बनाने का।
आई होप ये सिंपल ही था, और वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर उसमें, कैरेक्टर्स में, थीम में। हम आगे आते हैं। The author comments on the ignorance of the people of Firozabad who involved their children in this industry at a very early age, least realizing that it is illegal for children to work in such hazardous conditions. If the law is enforced, almost 20,000 children would be out of those hot furnaces. Mukesh is very happy when the author wishes to go to his house. He proudly tells the author that his house is being rebuilt. They walk through smelly lanes which are choked with garbage. They go past homes with crumbled walls, houses with no windows where families of humans coexist with animals. They finally enter a half-built shack, one part of which is covered with dead grass. Food was being cooked on a firewood stove by a young woman. She was Mukesh's elder brother's wife. She is the bahu of the house. When Mukesh's father enters, she gently brings the veil closer to her face, as it is the custom that daughter-in-law should cover their face before male elders. तो चलिए, ऑथर एनकाउंटर, एनकाउंटर माने यहाँ पे आमना सामना, किसका? गरीबी से। मींस मुकेश के थ्रू ऑथर का सामना होता है गरीबी से, उसके बारे में है, तो देखते हैं। द ऑथर कमेंट्स on the ignorance of the people of Firozabad who involved their children in this industry at a very early age, least realizing that it is illegal for children to work in such hazardous conditions. ऑथर ये कमेंट करती है कि लोग कितने इग्नोरेंस होते हैं, मींस फिरोजाबाद के जो पीपल काफी इग्नोरेंट है ना, यानी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ग्लास इंडस्ट्री में काम करना, वो भी इतने अर्ली स्टेज में, कितना हजार्डियस है, कितना ज्यादा जोखिम भरा है, मींस डेंजरस है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फर्नेस रहता है, हॉट टेम्परेचर रहता है, ग्लास के टुकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर लॉ कि अगर सही में लॉ लग जाए तो लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इन हॉट फर्नेसेस से, इस गर्म भट्टी से बाहर निकल आएंगे। मुकेश को काफी खुशी होती है जब ऑथर इच्छा दिखाती है उसके घर जाना, उससे मिलने के लिए। ही प्राउडली, वो गर्व के साथ कहता है कि उसका जो हाउस है वो रीबिल्ड, पुनः निर्माण किया जा रहा है, यानी फिर से बन रहा है। वो घूमते हैं, मींस स्मेली लेन से होते हुए गुजरते हैं। स्मेली माने बदबूदार गलियों से गुजरते हुए, जहां पे गार्बेज की वजह से जो नालियां वो चोक्ड हो गई हैं। चोक्ड माने जाम हो गई हैं। वो काफी सारे घरों से गुजरते हैं जिनकी दीवारें क्रम्बल्ड हो रही हैं, यानी टुकड़े टूटती जा रही हैं। ऐसे भी घर हैं जिनमें की कोई दीवारें नहीं है। वहां पे ऐसा जो है, जो फैमिलीज है इंसानों की, वो को एग्जिस्ट करके रहती है। को एग्जिस्ट किसके साथ? मिलकर रहती है। किसके साथ? एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ, पशुओं के साथ। वो फाइनली एक हाफ बिल्ट शैक में, मींस झोपड़ी में, आधी बनी हुई झोपड़ी में आते हैं, जिसका एक पार्ट किससे कवर है? डेड ग्रास, मतलब सूखी घास से कवर्ड है। फूड वहां पे बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है स्टोव में, फायरवुड स्टोव में, है ना, लकड़ी वाली जो स्टोव होता है उसमें खाना बनाया जाता है। कौन बना रहा होता है? एक यंग वुमेन बना रही होती है। ये यंग वुमेन कौन होती है? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ होती है, यानी उसकी भाभी, उसकी सिस्टर इन लॉ रहती है। वो घर की बहू रहती है। जब मुकेश के फादर एंटर करते हैं, घर में आते हैं, तो वो जेंटली अपना जो वेल है, वेल माने घूंघट, वो अपने चेहरे के और पास में ले आती है। क्यों? क्योंकि एक तरह का रिवाज रहता है डॉटर इन लॉ को कि मेल एल्डर्स, जो पुरुष रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग पुरुष रहते हैं, उन जो मेल एल्डर्स रहते हैं, उनके सामने घूंघट रहने की प्रथा रहती है। तो इसी वजह से वो अपना घूंघट आगे बढ़ा लेती है। जैसा कि आपको समझ में आया कि ऑथर जो है ये बताती है कि वहां के जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो किस तरह से इग्नोरेंट होते हैं। वो नहीं जानते हैं कि अपने फिरोजाबाद के जो लोग हैं, पीपल, अपने बच्चों को भेजकर
कितना ज्यादा उन्हें डेंजर में पुट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर लॉ दे मींस लागू हो जाए तो 20,000 बच्चे जो हैं वो हॉट फर्नेस से बाहर आ जाएंगे। साथ ही साथ जब वो मुकेश के घर जाती है तब वो इनकाउंटर करती है उसकी पॉवर्टी से, कि किस हालातों में वो रह रहा होता है। लगभग मुकेश और साहिब के जो हालात होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। स्लम एरिया में रहते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, जानवरों के साथ रहना, जहां पे जानवर रह रहे हैं वहीं पे खाना पकाना, तो ये सब चलता हुआ आ रहा है। ठीक। Mukesh fathers and grand others views about their lifestyle. मुकेश के जो फादर और उनके जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी मींस उनके क्या व्यूज हैं इस लाइफस्टाइल को लेकर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Mukesh's father has worked hard all his life, first as a tailor and then as a bangle maker. Still, he has been unable to renovate his house or send his two sons to school. The irony is, in spite of all this, he has just managed to teach them the art of bangle making. Mukesh's grandmother believes in destiny. She has seen her husband going blind, polishing the glass bangles. Every yard and every street of Firozabad is full of bangles. Every yard and every street of Firozabad is full of bangles of all colors. The bangles, when ready, are piled on four-wheeled hand carts, which are pushed through the narrow streets by young men to be sent to the towns. She firmly believes that the art of bangle making is a God-given lineage that cannot be escaped from. Young boys and girls on the city are seen sitting with their fathers and mothers near flickering lamps, welding pieces of colored glass. Their eyes are more adjusted to the dark in which they work. That is why they end up losing their eyesight early in life. चलिए, मुकेश के जो फादर उन्होंने पूरी जिंदगी हार्ड वर्क किया। पहले वो टेलर के रूप में थे और फिर एज अ बैंगल मेकर के रूप में आए। ठीक है ना, यानी मुकेश के फादर ने का पहला व्यवसाय क्या था, टेलर थे, टेलर के रूप में भी काम किया, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और फिर बैंगल मेकर के रूप में। लेकिन फिर भी वो आज तक अपने हाउस को प्रॉपर तरीके से रेनोवेट नहीं कर पाए और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाए। और सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि उन्होंने किसी तरह अपने दोनों बच्चों को बैंगल मेकिंग का जो आर्ट है, जो स्किल है, वो जरूर सिखा दिया था। ठीक है ना। मुकेश की ग्रैंड मदर बिलीव करती कि ये उनकी डेस्टिनी है, ये उनका भाग्य ही है उनके परिवार का, कि वो चूड़ी बनाता जाए, बैंगल मेकिंग का ही काम करता जाए। उन्होंने ये भी देखा मुकेश की ग्रैंड मदर ने कि किस तरह से उसके हस्बैंड ब्लाइंड हो गए थे ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करते वक्त। जो फिरोजाबाद की हर गली, हर नुक्कड़ पर पूरी तरह से आपको बैंगल्स ही बैंगल्स मिलेंगी। बैंगल्स की छोटी छोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको कलरफुल बैंगल्स ही दिखेंगे, यानी हर घर में बैंगल की एक दुकान है। जो बैंगल्स रहती थी वो कई बार इकट्ठी करके जो 4 पहियों वाली जो वो ठेला रहता था, 4-व्हील्ड हैंड कार्ट है ना, हाथ वाला ठेला, उसमें रख दिया जाता था। और जो यंग मैन थे वो टाउन जाते थे, शहर जाते थे उन्हें बेचने के लिए। उनका she firmly believes that the art of bangle making is a God given lineage that cannot be escaped from. जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी उनका ये मानना था कि जो बैंगल मेकिंग है वो एक तरह से भगवान का गिफ्ट है कहीं ना कहीं, और इससे भागा नहीं जा सकता, ना इससे बचा जा सकता है, तो इसे एक्सेप्ट करके अपनी डेस्टिनी मान लेनी चाहिए। यंग बॉयज और जो गर्ल्स थी वो वहां पे अपने फादर मदर के साथ बैठकर फ्लिकरिंग लैंप्स में कलर्ड लैंप्स का काम किया करते थे। मींस फ्लिकरिंग मतलब जलती बुझती लैम्प में, रोशनी में, कम जल रोशनी में वो ग्लास मेकिंग का काम किया करते थे। इसी वजह से अर्ली स्टेज में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे आते हैं, एक और कैरेक्टर है सविता।
हम उसके बारे में जानेंगे। Savita's sorry, Savita's tragic irony of being a girl child laborer and then a bride. चलिए, Savita is a young girl dressed in pink. She sits with her parents, soldering the pieces of glass. Even in the dark, her hands move very fast. At her age, she does not realize the importance of bangles in the life of an Indian woman. This realization will dawn upon her the day she gets married. There is a tinge of irony here because eventually all girl child laborers will become bride. यहाँ पे सॉरी एक और स्पेलिंग मिस्टेक है, BECOME become brides and wear bangles. The old lady who is sitting next to her has lost her eyesight, but has bangles on her wrist as her husband is alive. She complains of their poverty. In spite of the hard work put in by them, they had not had enough to eat. Her husband complains of only being able to make a house for themselves. तो चलिए, सविता क्या है? एक छोटी सी लड़की है जो कि पिंक कलर में के कपड़े पहनी हुई होती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर ग्लास पीसेस बेच रही होती है, का काम कर रही होती है। इवन इन द डार्क हर हैंड्स मूव वेरी, अंधेरे में भी उसके हाथ काफी चल रहे होते हैं। इस एज में उसे रियलाइज नहीं होता कि बैंगल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्वपूर्ण रहता है एक लाइफ में, एक लड़की के रूप में, खासकर स्पेशली फॉर इंडियन वुमेन। ये तब उसके उसमें आएगा जब उसकी शादी हो जाएगी। एक टिंज आयरनी भी, एक और जो मीन्स हल्की सी आयरनी हम कहेंगे कि हर गर्ल चाइल्ड लेबर को दुल्हन बनना होता है और बैंगल्स पहनने होते हैं, और ये वही बैंगल्स होते हैं जो इन्होंने इनकी खुशियों को कहीं ना कहीं छीन के रखा रहता है। The old lady who is sitting next to her has lost her eyesight but has bangles on her wrist as her husband is alive. इन्हीं बैंगल्स के कारण उस एक ओल्ड लेडी जो उसके बगल में बैठी हुई है सविता के, उसने अपनी आंखों की रोशनी को, अपनी आंखों की मीन्स जो उसकी आई साइट है, मीन्स उसे खो दिया है, रोशनी खो दी है। बट स्टिल शी इज वेयरिंग हर बैंगल्स, उसने अपनी चूड़ियां पहन रखी है। क्यों? बिकॉज हर हस्बैंड इज अलाइव, क्योंकि उसका पति जीवित है। मीन्स एक महिला, एक मैरिड महिला क्यों पहनती है चूड़ी? मीन्स ये दिखाने के लिए कि उसका हस्बैंड अलाइव है। तो मीन्स जो चूड़ियां होती हैं वो एक तरह से सिंबल होता है, मार्क होता है ना। लेकिन आयरनी क्या है कि जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई है, उसने उस वजह को अपने रिस्ट में पहन के रखा हुआ है और खुश भी है। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट दैट हर हस्बैंड इज अलाइव, क्योंकि ये दर्शाता है कि उसका जो हस्बैंड है वो जीवित है। She complains of their poverty. वो अपनी पॉवर्टी को भी कंप्लेन करती है। In spite of the hard work put in by them, they had not had enough to eat. इतना काम करने के बावजूद भी उनके पास पर्याप्त इनफ फूड नहीं रहता है। ठीक? Her husband complains of only being able to make a house for themselves. केवल वो अपने हस्बैंड से यही कंप्लेन कर कि उन्होंने केवल घर बना कर दे दिया, लेकिन जो घर बनाने की और भी चीजें चाहिए होती, लाइफ की जो और भी जरूरत है, उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। The vicious circle of poverty nexus between the police, politicians, and money lenders. A common complaint of every family involved in the bangle making business is that there is not enough money to eat. The young repeat the complaint of their elders. Nothing has changed in the city over a period of time. All initiatives and dreams of the youth have got lost in hard work. The author suggests to a group to form cooperatives to save themselves from the vicious circle of the middleman. She is informed by the people there that if they get organized, they would be beaten up by the police and put in jails. These people have no leader nor any awareness about their rights. They are caught in the ruthless cycle of poverty, aversion, greed, and injustice. The author feels they represent two distinct worlds. One is the family caught in the clutches of poverty and burdened by the caught in the vicious circle of sahukar, middleman, policeman,
bureaucrats, and politicians. It is because of such people that the children are weighed down with responsibilities at such a tender age. The children in turn accept it as naturally as their parents did. None dares to deviate. चलिए अब विशियस सर्कल पे आते हैं, जो पुलिस, पॉलिटिशियन, मनी लेंडर्स। पुलिस तो जानते हैं आप, पॉलिटिशियंस नेता, मनी लेंडर्स जो पैसा देते हैं, साहूकार एक तरह से। जो कॉमन कंप्लेन एवरी पीपल है बैंगल मेकिंग बिजनेस में, जो कि इन्वॉल्व है, जो बैंगल बिजनेस का काम करते आ रहे हैं, उनकी एक कॉमन कंप्लेंट क्या रहे है हर परिवार की, कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है, नॉट इवन फॉर फूड, यानी खाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। यंग हमेशा रिपीट करते रहते हैं, हमेशा ये कंप्लेंट दोहराते रहते हैं अपने एल्डर से, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता है। भी काफी लंबे समय तक कोई भी चेंज नहीं हो पाया। जितने भी ड्रीम्स होते हैं यूथ के, युवाओं के, वो लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों? इस स्ट्रगल में, अपने जीवन की नेसेसिटी को फुलफिल करने के चक्कर में, और जो ये हार्ड वर्क इतना करते हैं, वो अपने ड्रीम्स को खो देते हैं, अपने सपनों को खो देते हैं। ऑथर ये सजेस्ट भी करती है कि उन्हें ग्रुप बनाना चाहिए कोऑपरेटिव्स का, छोटे बिजनेस का, जिसमें से कि वो इस मिडल मैन, जो ये बिचौलिया आदमी है, इनके चुंगल से बाहर आ जाए। वो ये भी इन्फॉर्म करती हैं कि इन लोगों को, जो ये चूड़ी बनाने का काम करते हैं, बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड होना होगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में फिर ऑथर को इन्फॉर्म्ड किया जाता है, शी इज इन्फॉर्म्ड बाय द पीपल, यानी she is informed by the people। कौन से people? फिरोजाबाद के लोगों के द्वारा, कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज होने की सोची, यानी कोऑपरेटिव छोटा सा बिजनेस खोलने का खुद से सोचा, उन्हें मारा जाएगा पुलिस के द्वारा और जेल में भेज दिया जाएगा। इन पीपल्स दे हैव नो लेंडर्स नॉर एनी अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। उनके पास कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी नेता नहीं है, और साथ ही साथ कोई जागरूकता भी नहीं है किसी तरह अपने हक को लेकर, यानी कोई जानकारी भी नहीं है कि उनके हक क्या है। वो एक तरह से जो रूथलेस साइकिल है, ठीक है ना, जो क्रूर एक तरह से चक्र है, पॉवर्टी का, अवर्जन का, ग्रीड का, इनजस्टिस का, इन चारों चीजों में के चक्र में वो फंस चुके हैं। ऑथर को ये भी फील होता है सॉरी, कि दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं। एक वो जो कि फैमिली मींस पॉवर्टी के चुंगल में फंस चुकी है। क्लचेस माने क्या होता है? चुंगल, पंजे, गरीबी के पंजों में फंस चुकी है। एक तो ये फैमिली की दुनिया है, दूसरी कौन सी है? जिन्होंने फंसा के रखा हुआ है। कौन कौन है? साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इन लोगों ने क्या कर रखा है? इन गरीब लोगों को अपने चंगुल में फंसा के रखा। तो ये दो अलग दुनिया है, जिसमें एक दुनिया दूसरी दुनिया पे हावी है। वन वर्ल्ड इज डोमिनेटिंग अनदर, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ सच पीपल दैट द चिल्ड्रन आर वेज डाउन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सच अ टेंडर एज। और इसी कारण जो है लोग क्या है, अपने बच्चों को इतनी कम एज में, इतनी टेंडर, इतनी मासूम सी उम्र में ही काम के लिए भेज देते हैं। चिल्ड्रन ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे कि उनके पेरेंट्स ने किया था। नन डेयर्स टू डेविएट। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो इससे हट सके, इसके खिलाफ आवाज उठा सके। ठीक, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अ रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण। The author sees the daring spirit and never say die attitude in Mukesh and hopes he will fulfill his dream one day. Mukesh insists on being a motor mechanic. He is willing to walk a long way to the garage to give wings to his dreams. At the same time, Mukesh is firmly rooted to the ground. He does not dream of flying aeroplanes. The author feels that maybe this is due to the fact that few planes fly over फिरोजाबाद। ऑथर क्या देखती है? जो एक उम्मीद की किरण, वो किस में देखती है? मुकेश पे, ठीक है ना। साहिब ने तो हार मानकर
चाय के स्टॉल में काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या देखती है, मुकेश अभी भी डेयरिंग स्पिरिट है, एक हिम्मत हारी हुई है। और नेवर डाई से डाई मींस नेवर से डाई मींस जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है मुकेश का, वो कहीं ना कहीं उसके सपने को फुलफिल कर ही देगा। मुकेश इंसिस्ट मींस उसका जो सपना है मोटर मैकेनिक का, अपनी इच्छा के कारण, अपने डिजायर, अपनी क्या कहना चाहिए, जो एक तरह डिटर्मिनेशन के कारण वो फुलफिल कर ही लेगा। ही इज विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग वे टू द गैराज टू गिव विंग्स टू हिज ड्रीम्स। और इसी वजह से वो गराज में जाके काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गराज में जाएगा तो मोटर मैकेनिक का काम भी सीखेगा, पैसे भी कमाएगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा, और जो अपना सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, वो उसे भी फुलफिल कर पाएगा। वो जानता है, वो फर्मली रूटेड है अपनी अपनी सच्चाई से, और इसी वजह से वो ड्रीम नहीं करता एरोप्लेन चलाना। मींस वो एरोप्लेन चलाना क्यों नहीं सीखना चाहता? क्योंकि उसे पता है अपनी सच्चाई, उसे पता है कि उसकी जो हकीकत है वो केवल मोटर ही चला ले बहुत बड़ी बात है, प्लेन चलाना वो कभी नहीं कर पाएगा अफोर्ड। और इसी वजह से जो उसकी हद है वो उसी हद तक सपना देखने की कोशिश करता है। ऑथर फील्स दैट दिस इज, क्योंकि वो जानते हैं कि काफी सारे फ्लाईओवर्स भी हैं फिरोजाबाद में, तो हो सकता है कि मुकेश का ड्रीम हो, लेकिन वो जानता है, मुकेश जानता है ये बात कि वो कभी भी प्लेन उड़ाना नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो मोटर मैकेनिक वाला ही सपने में कायम रहता है। अब कंक्लूजन में आ जाते हैं। The main theme of the chapter is poverty and child labor. India has the highest number of child laborers in the world. Anis Jung highlights the state of these children in our country. In Sahib's stories, we can see that freedom is more valuable to him than money. He was carefree and happy when he was rag picking. Now, even though he gets paid 800 rupees and all his meals, but his freedom and happiness are gone. On the other hand, Mukesh dares to break this vicious circle and decides to chase his dreams. He has a spark in his eyes and is willing to take a chance. The writer also questions the authorities about this condition of the children. Children like Sahib have been made false promises all their lives. While in Firozabad, if the authorities are willing to take actions, they can free more than 20,000 child laborers. बेसिकली वही चीज है। कंक्लूजन में क्या है, जो पॉवर्टी, गरीबी और बाल मजदूरी के खिलाफ ये चैप्टर है। इसमें बताया गया है कि चाइल्ड, दुनिया में कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबरिंग का काम करते हैं। अनीस जंग हमारी अपने कंट्री के स्टेट्स में ये बताती है, जैसे फिरोजाबाद में और सीमापुरी में, कि किस तरह से बच्चों का के साथ का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चाइल्ड लेबर के थ्रू। साथ ही साथ ये भी बताती है कि फ्रीडम ज्यादा वैल्यूएबल होती है पैसे से, है ना? क्योंकि जो एक फ्रीडम होती है वो आपको केयर फ्री मीन्स चेयर रहती है, लेकिन पैसे मिलने पे आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक प्रेजेंट टाइप की जो स्लेवनेस आ जाती है वो रहती है। लेकिन ये स्लेवनेस उन्हें अपनानी ही पड़ती है। दे हैव टू एक्सेप्ट दिस स्लेवनेस। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस। अपने सर्कमस्टांसेस के वजह से उन्हें इस स्लेवनेस को अपनाना पड़ता है। सॉरी, क्यों? क्योंकि जो उनकी परिस्थितियां होती है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, वो उन्हें अलाउ ही नहीं करती हैं कि जो अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा कर पाए, या फिर बेसिक जो फैसिलिटीज जैसे स्कूल जाना या प्रॉपर ड्रिंकिंग करना, फ्रेश वाटर, वो चीजें वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू इट। बुक्स भी होंगी, आपने स्कूल से अपनी बुक्स भी इशू करवा ली होंगी, कईयों ने, जिन्होंने नहीं करवाई है प्लीज आके करवा लीजिए। ये सारे जितना भी अब तक हमने पार्ट्स में ये डिस्कस किया, चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना? पॉइंट्स में क्या चीज आपको आया, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपको टाइम टू टाइम व्हाट्सएप में मिलते ही जाएंगे। वैसे आगे जो आप लोगों का होमवर्क है इसके बाद, वो आपको क्या है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल एक क्वेश्चन में 4 को मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी एक एक पैराग्राफ
में 4 क्वेश्चंस है, मल्टीपल क्वेश्चंस के। इसी तरह से आपके इस बार फाइनल्स में क्योंकि आना है, ठीक है ना। टोटल आपके ये जस्ट छोड़ो, आई गेस 7, हाँ 7 ही तो है, ठीक है ना। 7 ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस है, इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे के इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। थैंक यू।